इसमें हम लोगों ने जो स्टेप्स देखे थे कि ये मेन जो जो ब्रीडिंग जो हम कराते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट थिंग जो हम देखते हैं, उसमें जो फर्स्ट स्टेप जो हम लेते हैं दैट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। जो फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं दैट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का हम लोगों ने बात की थी कि वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएबिलिटी का मतलब ये है कि उस क्रॉप की या उस फ्रूट की या उस जो भी हम जिसकी भी ब्रीडिंग करा रहे हैं, उस वैरायटी मतलब डिफरेंट जितनी वैरायटी है, हंड्रेड्स ऑफ वैरायटी हैं, चाहे वो वाइल्ड हो चाहे प्रेजेंट डे की हो, क्योंकि ये सब ये कल्टीवेशन अभी का नहीं है। ये मतलब 10,000 साल पुराना एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये इतना पुराना है। तो तब से अब तक जो है बहुत चेंजेस आए, जो क्रॉप की बहुत वैरायटी बदली, बहुत वैरायटी बदली। तो एक तरह से हम पूरा कलेक्शन ही हम लेते हैं, मतलब उसमें मे बी उसकी वैरायटीज हंड्रेड्स में हो। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टफ प्रोसेस है, ये पूरा जो ये प्लांट ब्रीडिंग है। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं दैट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, इसमें हम देसी भी लेंगे और लोकल देसी, जो मतलब जो भी टर्म्स हम यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए, लाइक टमाटर लेने जाते हैं, ये देसी है, ये यहाँ का है, मतलब जो ये मतलब ये जितनी भी उसकी वैरायटी होती हैं, वो एक तरह से हम इसमें सब कुछ लेते हैं। ठीक है, सारी वेराइटीज हम इसमें हम अपने इंक्लूड करते हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। इसमें मेनली जैसे वाइल्ड वेराइटी है, हम कहीं भी वाइल्ड वेराइटी को हम मिस नहीं करते। ठीक है ना, वाइल्ड वेराइटी ये आपको समझने के लिए है, वाइल्ड वेराइटी को हम मिस नहीं करते। उसका रीजन क्या है कि हम वाइल्ड वेराइटी को हम लेते ही लेते हैं। आपको पता है गौरी, किसी भी प्लांट की जो जंगली वेराइटी है और जो हम खाते हैं वो डिफरेंट होता है, बट स्टिल वाइल्ड वेराइटी की वाइल्ड वेराइटी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम उसको अपने प्लांट ब्रीडिंग जो भी हम करते हैं उसको हम मिस नहीं कर सकते। क्यों? मैम इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब अलग होता है उससे, इसलिए। हाँ, वो तो होता ही है। और मतलब इसमें क्या ऐसी क्वालिटी क्या होती है कि मतलब उसको हम मिस नहीं करना चाहते? कुछ भी कॉमन सेंस लगा के बताइए, कुछ भी। मैम अगर ये जंगल में उग रहा है तो फिर क्या मैम ऐसा हो सकता है कि इंसेक्ट और डिजीज रेजिस्टेंट हो राइट, थोड़ा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो वाइल्ड वैरायटी की ये खूबी होती है, वाइल्ड वैरायटी की ये खूबी होती है कि ये जंगल में उग रहा है जहां पे उसकी केयर नहीं हो रही है, और हम अपने घरों में जो निकाल रहे हैं पौधे, उसमें कभी फंगस लग रही है, कभी कोई बीमारी हो जा रही है। तो ये जंगल में हो रहा है, जबकि हम घर में इतना डेली पानी दे रहे हैं, सब कुछ है, तब भी हमें वो चीज नहीं मिलती है। बट ये जो वाइल्ड वैरायटी होती है, ये जैसे कि आपने बताया कि ये जो होती है डिजीज रेजिस्टेंस होती हैं, जितने भी पेस्ट्स वगैरह होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, डिजीज होते हैं, उसके लिए रेजिस्टेंट होते हैं, एज वेल एज दे आर दे कैन सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, तो इसको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये सब खूबियां हमें चाहिए होती हैं जब हम, तो इसीलिए हम कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी करते हैं, जिसमें हम सब कुछ लेते हैं। मतलब ये भी लेंगे, ऑब्वियसली वो उतने टेस्टी नहीं होते हैं, ये आपने देखे होंगे कि जो हम अपने मतलब जो हम हाइब्रिड लेकर आते हैं वो टेस्टी होता है, बट जो हम किसी कहीं खेत से निकाल के लाए हैं या कहीं से, तो वो शायद उतना टेस्टी ना मिले हमें। मतलब जो प्रॉपर प्योरली जो है अपने फार्म पे अगर हमने अपने हाथों से लगाया है, तो वो आपको उतना टेस्टी नहीं लगेगा। उसका रीजन यही है। ठीक है, तो इसलिए हम पूरा एक कलेक्शन लेते हैं ताकि हमें इसकी भी क्वालिटीज उसमें मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे ये एक चीज तो ये हो गई। इसमें हम ये लिखेंगे, मैंने समझाने के लिए आपको किया था, इसमें आप ये अपने नोट्स में डाल दीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म का मैंने आपको बताया था सीड्स, ठीक है ना, सीड्स वगैरह, सीड्स है, इसमें केवल सीड्स ही नहीं इंक्लूडेड होते हैं, केवल सीड्स नहीं इंक्लूडेड होते हैं, इसमें पूरा का पूरा प्लांट भी इंक्लूडेड होता है, छोटी सी पौध भी इंक्लूडेड होती है। जर्म प्लाज्म का मतलब ये नहीं है
जैसे आप नर्सरी में जाते हैं ना, तो उसको भी हम जर्म प्लाज्म ही बोलेंगे। जर्म प्लाज्म जो है इसके अंदर मतलब वो चीजें होती हैं जिनको हम चाहें तो हम कल्टीवेट कर सकते हैं। कॉमन सी चीज है, लाइक आप सीड को कल्टीवेट कर सकते हैं, आप प्लांट को कल्टीवेट मतलब उगा सकते हैं, आप पौध को उगा सकते हैं, आप स्टेम जो कि जिनको उगाया जा सकता है वो आप उससे प्लांट बना सकते हैं। जिस चीज से आप प्लांट बना लें उसको हम जर्म प्लाज्म कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी, और कोई भी लिविंग टिश्यू, ठीक है ना, मतलब एक तरह से इसमें लिविंग टिश्यू भी इंक्लूडेड है, जिसमें लीफ वगैरह भी आ जाती हैं। कई लीव्स ऐसी होती हैं जिनको आप उससे प्लांट बना सकते हैं। तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि केवल ये 3 चीजें आएंगी, इसमें जर्म प्लाज्म में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो हम एक कॉमनली इसको, हम एक कॉमन टर्म दे दिया जर्म प्लाज्म, मतलब हमने सारी वैरायटी सब लेकर आ गए, हम उसको कॉमनली हम जर्म प्लाज्म कह रहे हैं। तो आप जर्म प्लाज्म से ऐसा कुछ नहीं आपको समझना है कि हम कुछ माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ जर्म प्लाज्म ऑफ वाइल्ड स्पीशीज, इसको आप लिखेंगे ताकि ये चीज आपसे मिस ना हो। It is very important to conserve, इसको कंजर्व करना भी बहुत जरूरी है। वाइल्ड वैरायटी को कंजर्व स्पीशीज ऑफ प्लांट्स as these are, sorry, wild species of plant as these are highly resistant to insects, pests, disease, and unfavorable growth condition. Which are necessary for survival of plant. तो एक तरह से अगर इसका ये वाइल्ड वैरायटी अगर खत्म हो जा रही है तो एक तरह से हम कहेंगे कि उस स्पीशीज का ग्रेट लॉस हुआ है, मतलब उसका बहुत बड़ा लॉस हो गया है। ठीक है ना, तो वाइल्ड वैरायटी को आप ऐसे हल्के में नहीं लेना कि अरे ये तो पुरानी सी वैरायटी है कोई, तो बट उसकी अपनी ही क्वालिटी है। द लॉस ऑफ वाइल्ड प्लांट्स, इसीलिए आप देखोगे कई जगह जो है जंगलों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसमें ह्यूमन एंट्री अलाउड नहीं है, क्योंकि हमें ये वाइल्ड जो भी हैं प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, इनको प्रिजर्व करके रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है आगे फ्यूचर के लिए। द लॉस ऑफ वाइल्ड प्लांट्स विल reduce the genetic variability and will be a great loss to gene pool. Great loss to gene pool. बहुत सारे कैरेक्टर्स के जो एलिल्स हैं वो मतलब जीन्स हैं वो हम खो देंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहले जो है सारी वैरायटी लेते हैं, फिर उसमें हम क्या करते हैं कि व्हाट वी डू इज इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। मतलब कि हमें जो कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है, जो हमें कैरेक्टर्स चाहिए, हम वो वाले कैरेक्टर के प्लांट्स को हम
बाहर निकालते हैं, ठीक है। हमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो हम जो कैरेक्टर चाहिए हमें, हम वो वाले कैरेक्टर के प्लांट लेते हैं। मान लीजिए जैसे शुगर केन की बात हो रही है कि एक शुगर केन जो है वो काफी थिक है बट उसमें स्वीटनेस नहीं है, दूसरा शुगर केन जो है वो थिन है बट बहुत ज्यादा स्वीट है। तो हमें ऑब्वियसली स्वीट और थिक शुगर केन हम प्रेफर करेंगे। तो इसलिए फिर हमने वो दो वैरायटी के शुगर केन्स हमने निकाले। अब हमें क्या कराना है कि हम इनको अलग अलग हम क्या करेंगे, पहले हम इनको एक तरह से हम इनको वो अलग ही इनको प्योर लाइन प्रेफर करने की कोशिश करेंगे कि ये प्योर लाइन में जाएं। मतलब इनको आपस में यही जो सेम वैरायटी है इसी की पूरी हम एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन या जो कुछ भी है। मैंने यहाँ पे एक शुगर केन का एग्जाम्पल दिया, तो एक तरह से ये हम पूरी एक जो है प्योर लाइन, इसमें हम एक पूरी ब्रीड बनाएंगे, ठीक है। इधर भी हम पूरी प्योर लाइन ब्रीड बनाएंगे, प्रेफर यही करते हैं, ठीक है। पूरी एक हमने इस तरह से इसको कर लिया। अब क्या करते हैं, हम क्रॉस कराते हैं इन दोनों को, ठीक है ना। जब प्योर लाइन हमें निकल के मिले, प्योर लाइन हमें जो मिले हैं, अब इनको हम आपस में क्रॉस कराएंगे, ठीक है। इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है ना। जब हमने पेरेंट्स को निकाला फिर उनको हम अलग से हम उनका एक तरह से हम काउंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। द सेलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्लाइड एंड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो एक तरह से हमने उनको उनका काउंट बढ़ाया, ठीक। अब क्या है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द, ये सबसे टीडियस होता है जो बीच वाला 5 स्टेप्स हैं इसके, जो फर्स्ट सेकेंड और जो थर्ड है वो सबसे टाइम टेकिंग है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया कि इसी में क्रॉस हो रहा है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड पेरेंट्स। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड पेरेंट्स, इसमें क्या है कि हम इन दोनों को हमने क्रॉस कराया, ठीक है। अब जब हमने इन दोनों को क्रॉस कराया तो हम, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही हमको वो डिजायरेबल जो कैरेक्टर थे वो मिल गया। वो थोड़ा सा वो कई कई बार जो है हमें करना पड़ता है, हमें मे बी 100 टाइम्स मे बी 1000 टाइम्स करना पड़ेगा, तब जाके हमें वो चीज मिलेगी, दैट इज थिक स्टेम विद स्वीटनेस, ठीक है ना, हाई शुगर कंटेंट। तो वो चीज, ये थोड़ा सा बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये आपको क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड पेरेंट्स, ठीक। क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें क्या करते हैं, इसमें वही पॉलिन ग्रेन, वही जो सिस्टम हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन हम करा रहे हैं, ठीक है ना, क्रॉस पॉलिनेशन हम करा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो दूसरी ब्रीड है, जो दूसरी वैरायटी है, वो इसके पॉलन को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ना। मे बी 100 टाइम में, मतलब उसको बहुत टाइम लग जाता है ये सारे प्रोसेस होने में, ठीक है ना। जो आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि बैगिंग एंड ऑल, जो पॉलन जो है रखते हैं हम, फिर बैगिंग कर देते हैं, फिर मतलब ये है कि फिर इस तरह से वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि मतलब दूसरे या दूसरे वैरायटी का कोई ऐसा ना हो पॉलन आके उस पर बैठ जाए, ठीक है। तो इसलिए हम बैगिंग वगैरह करते हैं। तो वो सारी चीजें हम वैसे ही फॉलो करते हैं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड पेरेंट्स। देन फिर इनमें से हमने बताया था कि वो हम सीड्स कलेक्ट करके और उसको टेस्ट करते हैं कि हमें वो प्रोजेनी वही मिली जो हम चाहते थे, ये वाली, ये प्रोजेनी जो वही मिली है। फिर अगर हमें नहीं मिलती है तो हम ये टेस्ट जो है बार बार क्रॉस रिपीट करते रहते हैं, ठीक। अगर हमें फिर वो प्रोजेनी हमें मिल जाती है जो हमें चाहिए थी, फिर हमें क्या करना होता है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स मतलब कि इसमें
दो का कॉम्बिनेशन है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म रिकॉम्बिनेंस. सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ, हमें जितने भी प्रोजेनी मिली थी उसमें हमको दिख गया कि ये देखो ये तो मेरी वाली वैरायटी है जो हम चाहते थे. फिर हम उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं. टेस्ट मीन कि इसको क्या किया जाता है प्रॉपर, हम देखते हैं कि ये क्या अपने जो जो अपने पेरेंट है उनसे सुपीरियर है. ठीक है, तो हम उसको टेस्ट करते हैं. तो ये सारी चीजें इसमें दिया हुआ है कि this step consists of selecting among the progeny of the hybrid those plants that have the desired character combination. The selection process is crucial to the success of the breeding objective and require careful scientific evaluation of the progeny. ठीक है ना, प्रॉपर साइंटिफिक इवेल्युएशन होना चाहिए कि जैसे जो हम चाहते थे हमें वही मिला है. ठीक है ना, शुगर कंटेंट उसका हाई है, थिकनेस इतनी है, 1-1 इंच 1-1 मिलीमीटर नापा जाता है इसमें. तो प्रॉपर उसका इवेल्युएशन होनी चाहिए. दिस स्टेप यील्ड्स प्लांट्स दैट आर सुपीरियर टू बोथ पेरेंट्स. दीज आर सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर सेवरल जनरेशन. अब हमें जो मिला है, हमें जो वैरायटी मिली है डिजायर्ड वैरायटी, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट. इसमें सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट में हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं. ठीक है ना, तो वो तब तक कराते रहेंगे जब तक हमें प्योर लाइन या होमोजाइगस कंडीशन न मिल जाए. ठीक, अब हमें होमोजाइगस या प्योर लाइन कंडीशन मिल गई है, तो वही हमें चाहिए था, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक कैरेक्टर रेसेसिव है, एक या लाइक टॉल की अगर हम बात करें या थिक की अगर हम टी यूज कर रहे हैं, एक कैरेक्टर डोमिनेंट है, एक कैरेक्टर रेसेसिव है. हमें होमोजाइगस कंडीशन चाहिए थी और वो हमने सेल्फ पॉलिनेशन से, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से हमने वो पाली. अब क्या है, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन. टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन, इसमें हमने क्या किया कि ये जो प्लांट हमने जो प्लांट प्योर लाइन प्लांट जो हमने बनाया अब तक लैब में बैठ के जो भी किया था, उसको हम कई जगह उगाएंगे. ठीक है, उसके जो सीड्स हैं उसको हम कई जगह कल्टीवेट कराएंगे. सबसे पहले तो हम अपने जो हमारा रिसर्च फील्ड है उसमें हम उसको उगाते हैं. ठीक है, रिसर्च फील्ड में उसको ग्रो कराते हैं, प्रॉपर एक आइडियल कंडीशन देके सब कुछ उसको सारी चीजें जो हैं उसको ग्रो कराया जाता है. देन हम इसको फार्मर्स फील्ड में ग्रो कराते हैं, जो फार्मर अपने हिसाब से जो चीजें यूज करता है, और तो वहां पे फिर ये ग्रो कराते हैं हम इसको फार्मर्स फील्ड में, रिसर्च फील्ड में, फार्मर्स फील्ड में. और फार्मर्स फील्ड में इसको 3 ग्रोइंग सीजन देते हैं, मतलब वॉच करते हैं 3 ग्रोइंग सीजन. ऐसा नहीं है कि हमने अब हमने ये कर लिया, एक सीजन देख लिया बस दिस इज द बेस्ट और फिर हम इसको मार्केट में हम इसको लॉन्च कर दें. ऐसा नहीं है, पूरा इसको सालों लग जाते हैं, एटलीस्ट 4-5 साल जो है एक चीज पे वर्क करते करते लग जाते हैं. तो यहाँ पे 3 ग्रोइंग सीजन जो है हम इसको वॉच करते हैं. ये हम करते हैं, ये जो फार्मर फील्ड जो हम करते हैं, ये हम जो कंट्री की डिफरेंट लोकेशन है वहां पे हम इसको ग्रो कराते हैं, मतलब जहां पे ये ग्रो हो सकते हैं. ठीक है, तो वहां पे हम इसको ग्रो कराते हैं एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ कंट्री. तो वहां पे इसका हवा, पानी, सॉइल सब कुछ डिफरेंट है, तो ऐसी ऐसी जगहों पे हम इसको ग्रो कराते हैं एट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ कंट्री. अब जब हमने इसको ग्रो कराया तो हमें कहीं पे कम उपज मिली, कहीं पे बहुत ज्यादा मिली, कहीं पे मतलब मीडियम मिली. और कैसे हम कह देंगे कि उपज बहुत अच्छी है? उपज बहुत अच्छी है ये हम कह सकते हैं वहां की जो लोकल जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी और इसकी प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करके. ठीक है ना, आपकी बुक में एक लाइन लिखी थी एंड में कि द मटेरियल इज इवैल्यूएटेड, मतलब जो भी आप
जो भी हमें क्वांटिटी मिली है ना, मान लीजिए 100 टन, हमने जितने एरिया में 100 टन हमें मिला, जितने एरिया से, उतने ही एरिया में अगर वहां का लोकल क्रॉप जो है वो बहुत अच्छा लोकल क्रॉप, जो जिसको हम रेफरेंस मान के चल रहे हैं, उससे कंपेयर करते हैं, तो वहां के लोकल क्रॉप से अगर हम कंपेयर करें, जो कि जिसकी उपज वहां की बेस्ट है, तो वो अगर मान लीजिए 95 है, 95 टन उतने ही एरिया में, जिसको हम ये रेफरेंस है, ऐसे रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है ना, और ये हमारा वो क्रॉप है, तो ये हमारा है, और ये वहां का रेफरेंस एक ले लेते हैं, हमें इन दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर हम कहेंगे यस, यहाँ के लिए ये सॉइल के लिए या ये पार्ट के लिए ये बेस्ट है। ये क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है। तो फिर एंड में हमको एक नई वैरायटी मिल रही है इसमें, ठीक है, नई वैरायटी मिल रही है जिसको हम लोग मार्केट में फिर रिलीज करते हैं। ये पेज दिख रहा है ना? यस मैम। देखो यहाँ पे लिखा है, द मटेरियल इज इवेलुएटेड इन द कंपैरिजन टू द बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टीवर। कल्टीवर मीन जो क्रॉप जो भी है, अ चेक और रेफरेंस कल्टीवर, ठीक है ना, मतलब कि रेफरेंस कल्टीवर मतलब कि जिसको हमने रेफरेंस मान के रखा है, मान लीजिए मिलेट वहां की सबसे बेस्ट क्रॉप है, या कोई वैरायटी ऑफ राइस है वहां की बेस्ट है, तो हम उससे कंपेयर करेंगे अपने वाले क्रॉप को कि इसकी उपज कैसी हुई वहां के हिसाब से, तो वो हम देखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, फिर हम कहेंगे कि ये बेस्ट है, मतलब यहाँ की फील्ड के लिए ये बेस्ट है। ये हम लोगों ने देख लिया था, इसमें आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है, कि वीट और राइस की थोड़ी ये जो वेराइटीज थोड़ी बहुत जो दी हुई है, थोड़ा सा आपको आइडिया तो होना चाहिए। मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था, शुगर केन का ये सैक्रम बारबेरी, सैक्रम ऑफिसिनेरम, ये जो मिक्स किया था, ये जो वेराइटी है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन फिर इसके बाद इसमें आता है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है ना, डिजीज जो है, कोई भी इन्फेक्शन है, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, वो केवल ह्यूमंस के लिए नहीं है, वो प्लांट्स के लिए भी है, क्योंकि प्लांट्स जो है, जैसे मैंने बताया, ये सॉइल में रहते हैं, सॉइल बहुत फेवरेबल है इनके ग्रोथ के लिए, फंगल है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इनके ग्रोथ के लिए, मतलब वायरस नहीं, फंगल और फंगस के लिए स्पेशली मॉइस्चर वगैरह इसको चाहिए होता है, तो वो सारा बहुत फेवरेबल है। हम खुद भी अवॉइड करते हैं सॉइल में जाने में, हमें पता है कि जैसे बच्चों को भी थोड़ा सा मना करते हैं कि नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा या कुछ इस तरह से, बहुत ज्यादा नहीं मिट्टी में वो करो, तो ये सब जो है प्लांट्स तो वहीं उग रहे हैं, हम इनको कहीं और नहीं उगा सकते, तो उनमें इन इन्फेक्शंस के होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। Plant disease causes crop loss up to 20 to 30 और even क्या लिखा है इसमें, हाँ, और इवन टोटल, ठीक है ना, मतलब कि ये प्लांट डिजीज कॉजेज क्रॉप लॉसेस 20 to 30% का लॉस होता है, या फिर कभी कभी पूरा का पूरा खेत जो भी है, क्रॉप है, पूरा का पूरा खेत ही खत्म हो जाता है, जब इतनी मेहनत से उगाओ और एंड में कुछ नहीं मिलता है। डिजीज रेजिस्टेंट कल्टीवर्स, कल्टीवर्स यानी कि
crops. Disease resistant crops enhance food production and helps to reduce the use of fungicides and bactericides. मतलब मैंने बताया कि जो फंगिसाइडल जो स्प्रे किया जाता है या बैक्टीरिसाइडल स्प्रे किया जाता है, पेस्टिसाइड्स जिसको हम बोलते हैं, तो इनसे क्या होता है, ये बहुत हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए। तो कई अब ये भी हो रहे हैं कि हम क्यों ना ऐसी ब्रीड बना दें जो कि डिजीज रेजिस्टेंट हो, जिसपे स्प्रे की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना, ताकि हम लोग हेल्दी खाएं। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये कार्सिनोजेंस होते हैं, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल, तो इसीलिए जब आप अपने घर में फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप लोगों के यहाँ जब आते होंगे तो प्रॉपरली वॉश्ड होते हैं, तो उसको हर चीज वॉश करके ही खानी चाहिए। फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो पील करके प्रेफर करने चाहिए, मतलब जैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट प्लांट is the genetic ability to prevent the pathogen from disease. अब ये जो रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वो उनके जीन्स में है, और वो जो है किसी कोई प्लांट को अगर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब ये इनका इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो सारी चीजें कहाँ पे हैं, वो सारी चीजें जीन लेवल पे हैं, क्योंकि जीन लेवल पे होना बहुत जरूरी है, तभी वो रेजिस्ट कर पाएंगे। अगर हम देखें तो some plant diseases, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल। फंगल में क्या क्या आते हैं? फंगल में इसको हम रस्ट बोलते हैं, फंगस का जो इन्फेक्शन इसमें होता है प्लांट में, उसको हम रस्ट बोलते हैं। ब्राउन रस्ट फॉर व्हीट, रेड रॉट फॉर शुगर केन एंड लेट ब्लाइट फॉर पोटैटो। ठीक है, ये इनके नाम हैं, लेट ब्लाइट, रेड रॉट, ब्राउन रस्ट, ठीक है ना। वैसे ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है इसको रस्ट टर्म देते हैं कि रस्ट हो गया। बैक्टीरियल में ब्लैक रॉट फॉर क्रूसीफर्स, क्रूसीफेरी फैमिली के जो होंगे वो उनको ब्लैक रॉट। देन वायरल में आ जाएगा टोबैको मोज़ैक, टर्निप मोज़ैक। ये सारे ये आपकी बुक के ही एग्जाम्पल हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अब इसमें जो है दो तरह के मेथड से हमने प्लांट को बनाया, ठीक है। जो हम प्लांट जो टाइप चाहते थे, हमें ये चाहिए था कि भाई यील्ड तो अच्छा हो ही रहा है, बट इसमें फंगस इन्फेक्शन लग जा रहा है, तो हम क्या करें इसके लिए। तो इसके लिए दो तरह के मेथड है। एक तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड है, जो हम लोगों ने जो पढ़ा, ठीक है ना, ये पूरा वही मतलब उसी टाइप से है कि हम वैसे जो यील्ड बढ़ा रहे हैं, एक तरह से हम वैसे ही जो है डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को, एक तरह से हम दो प्लांट, हम मान लीजिए एक कोई प्लांट है, बहुत अच्छी यील्ड है उसकी, लेकिन उसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जा रहा है, और तो हमें क्या करना है, उसको हमें डिजीज रेजिस्टेंट बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि जो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है हम उसको लाएंगे, ठीक है, और वही कन्वेंशनल मेथड अपना यूज करेंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वही जो 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो एक तो वो है, फिर दूसरी है, ये नॉर्मली ये चीजें तो हम फील्ड वगैरह में करते हैं। फिर दूसरी है म्यूटेशन ब्रीडिंग, ठीक है। म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम कोई दूसरा, या मतलब दो प्लांट्स हम इस तरह से नहीं ले रहे हैं जैसे कि हमने ब्रीडिंग में लिया था। इसको हम म्यूटेशन ब्रीडिंग बस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसी हम क्या कर रहे हैं कि कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स हम ऐड कर रहे हैं, इसलिए हमने म्यूटेशन ब्रीडिंग इसका नाम दे दिया। हमने सिंपल जीन लेवल पे जा रहे हैं, ये सारी बायोटेक्नोलॉजी में आता है जीन लेवल, क्योंकि वहां पे हम म्यूटेशन कर रहे हैं। म्यूटेशन मतलब कि एक तरह से जो उसका डीएनए में कुछ चेंजेस कर दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्लांट के डीएनए लेवल पे हम कुछ चेंजेस कर दे रहे हैं, और फिर उसको हम कल्टीवेट करा के देखते हैं। तो डीएनए लेवल पे हम जाके और ये सारी चीजें कर रहे हैं, दैट इज म्यूटेशन ब्रीडिंग।
तो 2 तरह से ये चीजें कराई जा सकती हैं। Method of breeding for disease resistance. ठीक है, हमारी बुक में एक टेबल भी बनी है, आपको पता होनी चाहिए इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट इज द स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म फॉर रेजिस्टेंस सोर्सेज। ठीक है ना, हमें जो रेजिस्टेंस वाली चीज है वो हमें जिस प्लांट में होगी हम उसको चूज करेंगे। ठीक है ना, स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म का मतलब ये है कि हम वैरायटी देख रहे हैं कि भैया किसमें जो है इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है, हमें इन्फेक्शन हमें डिजीज रेजिस्टेंट वाले प्लांट ही लेने हैं। तो हम पहले जर्म प्लाज्म देख रहे हैं, जर्म प्लाज्म मीन जितने भी प्लांट्स एंड ऑल, आप उसको कह सकते हैं दैट इज जर्म प्लाज्म। स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म, स्क्रीनिंग मतलब होता है एक तरह से एक ओवरव्यू आप ले रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग मतलब ये होता है कि ओवरव्यू ले रहे हैं। स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म फॉर रेजिस्टेंस सोर्सेज, कि कौन सा प्लांट जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स, अब वैसे ही हमने सेलेक्टेड पेरेंट्स हमने निकाले कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी और डिजीज रेजिस्टेंट को हमने बहुत ही अच्छी क्वालिटी बट द प्लांट इज नॉट डिजीज रेजिस्टेंट इज क्रॉस्ड विद डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट। फिर उसमें से हम वैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं जो हमें चाहिए, हम सिलेक्शन करते हैं, फिर उनका इवेल्युएशन ऑफ द हाइब्रिड्स। हम उसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम मतलब पूरा उसको देखते हैं कि यही वो प्लांट है जो हमें चाहिए था। फिर वैसे ही हम करेंगे कि उसको प्योर लाइन बनाएंगे, मतलब वो सारा मेथड वही है, दैट इज कन्वेंशनल ब्रीडिंग। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी उठा के यहाँ लिख सकते हैं। बस यही है कि उसमें हम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को ले रहे हैं, तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग वही चीज है। फिर देन टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज, हम उसको जगह जगह वैसे ही उगा के देखेंगे, अपनी रिसर्च फील्ड में उगाएंगे, फार्मर्स फील्ड में उगाएंगे। एटलीस्ट 3 सीजन 4 सीजन देते हैं बिफोर डिसाइड करने से पहले कि ये डिजीज रेजिस्टेंट ही है, तो उसको थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। Conventional breeding is constrained by the availability of limited number of disease resistance genes. ठीक है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो है ये एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये जो डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस जो थी वो पहले नहीं थी, अब आ गई हैं। तो वो इतना अभी रेजिस्टेंस या इतना कुछ चेंजेस वो नहीं कर पाते हैं, मतलब प्लांट्स में ऐसे कोई चेंजेस वो खुद से नहीं कर पाते हैं। आप देखोगे प्लांट्स में बायोटेक्नोलॉजी वगैरह इतनी हाई फाई वो सारी चीजें क्यों हो रखी हैं, क्योंकि वो ह्यूमंस वो करते हैं, ह्यूमंस चेंजेस करते हैं, सारा हाइब्रिड एंड ऑल वो सारा ह्यूमंस कर रहे हैं। तो इतनी वेराइटी नहीं है, मतलब अगर हम, क्योंकि आप देखो कि कोई भी ऐसा पौधा अगर उगा रहे हैं चाहे घर में चाहे कहीं भी, तो उसमें इन्फेक्शन तो लगना ही लगना होता है। तो आप ये कहें कि ये पौधा है जो डिजीज रेजिस्टेंट है तो हाँ बहुत रेयर मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है, कॉमन नहीं है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज कंस्ट्रेन्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स. Inducing mutation in plant and screening them for resistance help to identify desirable genes. अब इसमें क्या है, हम इस मेथड से बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं पा सकते क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ आपको प्लांट्स मिलेंगे। तो हम कहाँ जाएंगे, हम म्यूटेशन ब्रीडिंग में को अप्लाई करेंगे। Such plants can be multiplied directly or can be used in breeding. अब ये जो प्लांट्स हैं इनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसे एज्यूम करिए कि कोई
सीड है, ठीक है ना। तो सीड के उसमें हमने जाके बिल्कुल जीन लेवल पे और उसके चेंजेस किए, डीएनए का आपने म्यूटेशन कर दिया, ठीक है, म्यूटेशन कर दिया कि ये डिजीज रेजिस्टेंट, उसके जीन्स में कुछ चेंजेस किए कि वो डिजीज रेजिस्टेंट हो गया। फिर उसको हम क्या करते हैं कि फेवरेबल कंडीशन में उसको हम कल्टीवेट कराएंगे, धीरे 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 उसको उगाएंगे, मतलब थोड़ा वो करके। तो हम उसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, या हमने जिस प्लांट में म्यूटेशन किया है, जिस प्लांट में हम जिस में म्यूटेशन किया है, जिस सीड में, उससे जो प्लांट बना है, उससे जो प्लांट बना है उसको फिर हम दूसरे प्लांट से क्रॉस करा रहे हैं, ये भी कर सकते हैं। या तो हम इसी से हम प्योर लाइन बना के प्योर लाइन बना लें इसी को, और इसी से फिर हम आगे अपना यूज करते रहें, मतलब सीड्स वगैरह जो है प्योर लाइन बना के, क्योंकि नॉर्मली प्योर लाइन बनाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अपना ध्यान रखना, कहीं भी प्योर लाइन अगर हमें उसको आगे कंटिन्यू करना है तो हमें प्योर लाइन बनाना पड़ेगा, उसको होमोजाइगस कंडीशन लानी पड़ेगी, नहीं तो वही चीज हो जाएगी, सिग्रीगेशन एंड ऑल, रेसेसिव डोमिनेंट, वो सारी चीजें, तो वो उनका सारा कैरेक्टर बेकार हो जाएगा, वो इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो प्योर लाइन बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे या तो डायरेक्ट हम चेंज करके और उससे हमने पूरी एक मास बना लिया, मतलब ढेर सारे बना लिए, पूरे एक ग्रुप बना लिया, या तो और फिर हम उससे सीड्स बना के हम उसको यूज कर रहे हैं कमर्शियली, या तो हम वो जो हमने प्लांट बनाया है उसको हम ये कन्वेंशनल मेथड से ये कर रहे हैं, कन्वेंशनल ब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। म्यूटेशन ब्रीडिंग के बाद कन्वेंशनल ब्रीडिंग, जिसमें हमने डिजीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर मिल गया, एज वेल एज हमें वो जैसे हम बोल रहे थे कि हाई यील्डिंग वाला जो प्लांट है उसको हमने इससे क्रॉस करा दिया, तो हमें हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट मिल गया। म्यूटेशन इज व्हाट? सडन जेनेटिक चेंज। नॉर्मली आपने यही पढ़ा है, सडन जेनेटिक चेंज होता है जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। कैन क्रिएट न्यू डिजायरेबल कैरेक्टर नॉट फाउंड इन पेरेंटल टाइप, ठीक है ना, पेरेंट्स में वो नहीं मिलते हैं, इनमें मिलते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग बाय म्यूटेशन यूजिंग केमिकल्स और radiations that is gamma rays to produce plants with desirable character. Such plants are selected and देखो यहाँ पे लिखा है such plants are selected and multiplied directly or used at source in breeding, that is conventional breeding. यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. एग्जाम्पल इन मूंग बीन, ठीक है, मूंग दाल वगैरह, रेजिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन, ठीक है। मूंग दाल जो होती है तो उसके जो बीज होते हैं तो उनमें वो पहले वो इजिली ससेप्टेबल थे फॉर येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू, बट बाद में जब हमने म्यूटेशन किया, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जब उसके सीड में म्यूटेशन किया गया जीन लेवल पे जाके, तब फिर क्या हुआ कि वो जो प्लांट निकला उनमें फिर ये इन्फेक्शन नहीं हो रहे थे। रेजिस्टेंट जीन्स from wild species have introduced into the high yielding cultivated varieties, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने बताया अभी आपको कि जो हाई यील्डिंग प्लांट है उनको आप रेजिस्टेंट जीन वाले स्पीशीज के साथ क्रॉस करा दीजिए। हाई यील्ड प्लांट क्रॉस विथ डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, तो ये बेस्ट होगा, बेस्ट प्लांट, ठीक है। इसमें कुछ मेहनत ही नहीं है और ना आपको पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ रही है ना कुछ, क्योंकि ये डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है एज वेल एज हाई यील्डिंग है, तो हर तरह से फायदा है और कोई नुकसान नहीं है जो हमें डिजीज की वजह से हो रहा था।
एग्जाम्पल, इन भिंडी resistance to yellow mosaic virus was transferred from a wild species. ठीक है ना, वाइल्ड स्पीशीज के साथ हमने ब्रीड कराया जिससे हमें ये मिला. It resulted in a new variety of A. esculentus called परभानी क्रांति. ठीक है, ये इंडिया में ही है, इंडिया में ही हुआ था. तो इसमें एक नई वेराइटी मिली जिसका नाम यहाँ पे देखो आप, ये लिखा हुआ है, नाम भी अजीब है, एबिलमोशस स्कुलेंटस. तो ये इसको परभानी क्रांति बोला गया. ठीक है, तो ये भिंडी जो है, जो इजीली येलो मोज़ेक वायरस से इन्फेक्ट हो जाती थी, तो ये हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया. Resistant genes can be transferred by sexual hybridization between the target and the source plant. ये एक्चुअली सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली मैं आपको फिर नेक्स्ट में बताऊंगी, भी थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना आपको? यस मैम. ठीक है. देन ये प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट. ये आपको, ये टेबल आपको पता होने चाहिए. ये जो टेबल आपके में बनी हुई है, some crop varieties bred by conventional method, ये आप लोगों की बुक में है. ये वीट, ब्रेसिका, कॉलीफ्लावर, काउपी, चिली, ये है. यस मैम. क्रॉप वेराइटी रेजिस्टेंट टू डिजीज. तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि आप इसको इस पे लिख सकें. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. देन प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स. इसमें आप लोगों का थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा तो है नहीं. इसको हम नेक्स्ट वीक रख लेंगे टेस्ट. ठीक है, ओके मैम. हाँ आप इसको तैयार कर लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. तो इसको हम इस वीक नहीं रखेंगे, इसको नेक्स्ट वीक रख लेते हैं. इसमें आपके दो टेबल बने हुए हैं. एक सेकेंड, देखो यहाँ पे आपका ये है, ये वीट, ब्रेसिका, कॉलीफ्लावर, काउपी, चिली, ये वैरायटी है इसकी. और रेजिस्टेंट टू लीफ एंड स्टाइप रस्ट, हेल ब्लांट, ये अजीब अजीब नाम है थोड़े. ठीक है, इसमें से कुछ बहुत ज्यादा नहीं, हाँ थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं. मैं आपको एक बार करा भी दूंगी, एक बार मैं आपको इसको ये इसके क्वेश्चंस करा भी दूंगी. ठीक है ना, ताकि आपका टेस्ट से पहले एक बार रिवीजन भी हो जाएगा. ठीक है, और फिर इसका आगे का हम लोग नेक्स्ट उस पर कंटिन्यू कर लेंगे. थोड़ा सा ही बचा है इसमें, नेक्स्ट पे मोस्ट प्रोबेबली ये कंप्लीट हो जाएगा. बट अभी टेस्ट अभी नहीं रखेंगे. ठीक है, टेस्ट हम नेक्स्ट उस पे रख लेंगे. मैं आगे का चैप्टर कंटिन्यू कर लूंगी और एक क्लास, मतलब एक क्लास क्या, थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ में करा दूंगी. ठीक है, ओके मैम. ओके बेटा.